एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का गद्य खंड का पाठ 4। पाठ 4 का हम सार कर चुके हैं पिछली वीडियो में और पाठ 4 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज हम करेंगे उसका प्रश्न अभ्यास। हमारा पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। मैं इसकी फादर की जो उपस्थिति देवदार का पेड़, आप जानते हैं देवदार का पेड़ जो होता है ना, वो बहुत घना और उसकी ठंडी छाया रहती है। तो देवदार की छाया की तरह फादर की उपस्थिति में, इसकी फादर जब किसी भी जगह जाते थे तो उनकी उपस्थिति जो थी वो देवदार की छाया की तरह लगती थी। देवदार का जो पेड़ है वो ठंडी हवा, ठंडी छाया देता है, बहुत घनी छाया देता है। ठीक है। फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व था। अब जैसे, तो मैंने अभी आपको बोला कि जो देवदार का पेड़ होता है वो घना रहता है, वो ठंडी छाया देता है। तो देवदार का जो वृक्ष है उसका आकार भी लंबा चौड़ा रहता है, छाया भी घनी होती है। उसी प्रकार उसी तरह का व्यक्तित्व जो है वो फादर बुल्के जी का था। जैसे जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया, शीतल होता है ठंडा, शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। जो लोग उनके पास जाते थे किसी भी मुश्किल को लेकर, किसी भी परेशानी को लेकर, तो वो सारी मुश्किलों का उनको हल ढूंढ कर देते थे, उनका साथ देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह तथा सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। जो लोग दुखी रहते थे, जो लोग परेशान रहते थे, उन लोगों को फादर बुल्के, उन लोगों को वे जो ये थे, तो बहुत दुखी और व्यक्ति जो थे उनको वो बहुत हौसला देते थे, उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे और उनके जो सांत्वनापूर्ण वचन थे, जो उनके हौसला देने वाले वचन होते थे, वो सबको शांति और शीतलता प्रदान करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। अब फादर बुल्के जो है वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, तो किस आधार पर ये कहा गया है। तो फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम के रेम्स चैपल से आकर यहाँ भारत में बसे थे। बेल्जियम के जो रेम्स चैपल से यहाँ पर आकर बसे थे, भारत आकर यहाँ की उन्होंने संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे वो, और वे सदा ये बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय हैं। जो भारत के लोग हैं वही उनके लिए सबसे प्रिय हैं, वही उनके लिए बहुत कुछ है। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। वो भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनको वो पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने, फादर ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित, मीन्स कि उसको बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू वर्ड और बाइबल का उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया था। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव की, वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए जाने गए हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी में प्रेम प्रकट होता है।
फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं, जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। जो भी बहसें होती थी, जो भी वहां पे मीटिंग्स होती थी, वहां पे वो गंभीर बहसें भी करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय देते थे। वो किसी तरह का वो भेदभाव नहीं करते थे, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट अपनी राय देते थे और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया, जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में रूपांतरण किया, जिसका नाम उन्होंने नील पंछी के नाम से उन्होंने उसका अनुवाद किया। हमारा चौथा प्रश्न है, फादर बुल्के, इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर बुल्के एक निष्काम जो कर्मयोगी थे। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। वे अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता होती थी, अपनापन होता था, अमृत वाणी होती थी, मतलब वो बहुत मीठी वाणी में सबके साथ बात करते थे। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक होती थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से, मतलब उनके आशीर्वादों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते थे, जबकि मैंने आपको शुरू में बताया था वो बेल्जियम के रहने वाले थे। फिर वो जब भारत आए तो उसी को अपना देश मानते थे। यहीं की संस्कृति में वो रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड के विद्वान थे और हिंदी के उत्थान के लिए उन्होंने, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत योगदान अपना दिया था। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने ब्लू वर्ड और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था। ब्लू वर्ड का उन्होंने, ठीक है, नीला पंछी और बाइबल का अनुवाद भी किया था। फादर बुल्के अपने स्नेही जनों में, इसकी जो उनके स्नेह जन थे, लोग थे, उनको व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो उन्हें कभी नहीं तोड़ते थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब वो किसी से एक बार रिश्ता बना लेते थे उसको कभी तोड़ते नहीं थे, उस व्यक्ति को कभी वो छोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे स्वर शब्द जो थे वो लोगों को का जो हृदय था उससे प्रकाशित हो उठता था। वो उन्हें एक रोशनी प्रदान करता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की जो श्रद्धा के पात्र बनते थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, थैंक यू।